हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लाजो एग्रीकल्चर में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 40 डेज क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम। तो दोस्तों, आज है डे 1 और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो डे 1 पे हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। अब इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। चूंकि एक 40 डेज क्रैश कोर्स है, इसलिए हमारी टीम ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि आपको सारा का सारा मटेरियल हम अच्छे तरीके से प्रिसाइज वे में विद इन 40 डेज आपको डिलीवर कर सकें। और चूंकि इतने कम टाइम में आपको बहुत कुछ याद करना होगा, इसलिए हमारी टीम ने कोशिश की है, टीचरों की टीम ने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें पिक्चर, ग्राफ, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, इन सब मेथड्स के द्वारा समझाया या पढ़ाया जाए ताकि आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को इंडियन नेशनल मूवमेंट से। अब सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे ही हम नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो देखो बेटा, इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। बेसिकली ये जो हमारा प्यारा इंडिया है, इसमें ब्रिटिशर्स कैसे आए, पहली चीज। दूसरा, ब्रिटिशर्स कैसे गए। और तीसरा, उनके इस पूरे शासन काल में उनकी जर्नी कैसे रही और हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या किया, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 चीजें पढ़ना है कि अंग्रेज कैसे आए, उन्होंने इंडिया में क्या क्या किया और वो फिर कैसे गए। ठीक है, तो चलिए अपने इस जर्नी को हम लोग शुरू करते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की कहानी को शुरू करने से पहले हमको इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना है और कुछ चीजों को जानना जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि जब मुगल इंडिया में आते हैं, तो भैया बाबर ने राज किया, हुमायूं ने राज किया, अकबर ने राज किया, जहांगीर ने राज किया, शाहजहां ने राज किया, औरंगजेब ने राज किया। इन तक तो मुगल एम्पायर राज किया, बहुत अच्छे तरह से फला फूला, इनका किंगडम बहुत ज्यादा फैला। ठीक है, पर औरंगजेब के बाद उनके जितने भी डिसेंडेंट, यानी उनके जितने भी बच्चे आए, वो सारे के सारे वीक शासक यानी वीक किंग निकले। ओके, ठीक है। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है 1707 के बाद से। औरंगजेब की डेथ के बाद से जितने भी मुगल किंग आए, वो सारे वीक थे। एक तो उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे का महल बनाने, युद्ध करने, इन्हीं सब में जा रहा था, जिसकी वजह से मुगल फाइनेंशियली बहुत वीक होता जा रहा था। दूसरा, जो लार्ज हिंदू पॉपुलेशन था, वो वैसे भी इन मुस्लिम रूलर से नाराज थे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लग रहे थे। इस वजह से इन्होंने उनके खिलाफ विरोध कर दिया। ना सिर्फ टैक्स, बल्कि बहुत सारे इथनिसिटी बैन लग रहे थे, बहुत सारी आइडियोलॉजी के क्लैशेस हो रहे थे। और मुगल के वीक होने का फायदा उठाया ग्रेट ब्रिटेन ने। उन्होंने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया, मौके का सच में फायदा उठाया और मुगल को तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और मैंने एक चीज यूज किया, मौके का फायदा। या मौके का फायदे का क्या मतलब है? मौके का फायदा मतलब, अब ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के मरने के बाद ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में। ब्रिटिशर्स एक्चुअली में पहले ही आ गए थे। उन्होंने 1650 में जहांगीर से परमिशन भी मांगी थी कि भैया हम क्या इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो उस समय राजा जहांगीर थे। और आपको तो पता ही है, जितने भी यूरोपियन देश रहे, वो दूसरे देशों में ऐसे ही कब्जा करते थे कि पहले वहां किसी ट्रेड के बहाने गए और फिर धीरे धीरे वहां की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और ऐसे करके पूरे देश पे कब्जा कर लेते थे, अपनी कॉलोनी बना लेते थे। तब लेकिन जहांगीर और मुगल सल्तनत बहुत संपन्न था, उनको ये सब चीजों की कोई बहुत ज्यादा जरूरत लगी नहीं। तब उनके पास जो आए थे कैप्टन विलियम्स आए थे उनके पास इस चीज का प्रस्ताव लेके, पर उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और अंग्रेज तब तक बहुत शांत बैठे हुए थे। मौके का इंतजार, जो मौका मैंने बोला ना, मौके का इंतजार कर रहे थे वो। और वो मौका उन्हें मिला औरंगजेब की डेथ के बाद, जब इनकी जितनी भी आने वाली वंशज थी वो कमजोर निकली। इसकी वजह से क्या हुआ कि भैया जितने भी मुगल साम्राज्य था ना, वो सिमटने लग गया। देखिए, मुगल साम्राज्य सिमट के जो पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था,
वो सिमट के सिर्फ इतना सा रह जाता है और बहुत सारे छोटे बड़े अंपायर का जन्म होता है, जैसे मराठा अंपायर, यहाँ बंगाल का जन्म होता है, इधर देखिए सिंध आ जाता है, सिंध प्रोविंस आ जाता है, इधर कार्नेटिक आ जाता है। बहुत सारे छोटे 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 जो किंगडम थे वो अपना वर्चस्व बनाने लगते हैं, हैदराबाद आ जाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है दोस्तों, इससे क्या होता है कि अंग्रेज ये समझ जाते हैं कि अच्छा अब इंडिया में छोटे मोटे बड़े छोटे सारे बहुत सारे राजा आ गए, और आपको भी ये बात पता है कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खैर, जब तक इंडिया मतलब मुगल कमजोर नहीं हुए थे तब तक इन्होंने यहां अंग्रेजों ने सबसे पहले जो एंट्री की थी वो मछलीपट्टनम से की थी। मछलीपट्टनम से इन्होंने 1605 में इंडिया में एंट्री की थी, पर तब तक ये ज्यादा कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि उस समय मुगल अंपायर था। देख रहे हैं आप, पूरा मुगल अंपायर फैला हुआ था और ये बस वहां पे एंट्री करके चुपचाप बैठे हुए थे कि जब मुगल का फॉल होगा या जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो इंडिया पे पूरी तरीके से चढ़ाई कर देंगे। फिर दोस्तों ऐसे ही काफी टाइम बीतता है और आखिरकार अंग्रेजों ने अपना असली चेहरा 1757 में दिखा दिया बाई बैटल ऑफ प्लासी से। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बैटल ऑफ प्लासी जो आज के टाइम पे बांग्लादेश का हिस्सा है, पर उस समय बंगाल का हिस्सा था। बंगाल, बांग्लादेश, ये सब मिलके पूरा एक स्टेट की तरह काम करता था, पूरा एक सल्तनत की तरह काम करता था। आज बैटल ऑफ प्लासी बांग्लादेश में ही मौजूद एक जगह है। वहीं पे अंग्रेजों ने नवाब ऑफ बंगाल से युद्ध किया। ठीक है, और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही आराम से जीत गई अंडर द लीडर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको याद रखना है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नवाब ऑफ बंगाल को हरा के बंगाल को सीज कर लेती है, सीज कर लेती है। अब एक चीज आपको जानना है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ये वाकई में एक कंपनी की ही तरह काम करती है। जैसे गवर्नमेंट को जब अपना काम कराना होता है तो वो कुछ ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम देती है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपना काम करते हैं और गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस देती है। सिमिलरली ब्रिटिश ने भी, ब्रिटिश की जो क्वीन थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था कि आप जाइए इंडिया में ट्रेड कीजिए और जो आपको सही लगे, चाहे इंडिया पे रूल कीजिए, ट्रेड कीजिए, वहां से सारे रिसोर्सेस को खींच के ब्रिटिश में लाइए, ब्रिटेन में लाइए। तो ये सारी चीजें होती हैं और बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और उनके ऊपर बंगाल का कंट्रोल आ जाता है। अब बंगाल का कंट्रोल आते ही दोस्तों उनके पास दीवान का भी राइट आ जाता है। दीवान क्या होता है? ये होता है बेसिकली टैक्सेशन सिस्टम, यानी अब वहां के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का काम ब्रिटिशर्स का हो जाता है कि अब ब्रिटिशर्स को सब लोग टैक्स देंगे। उस युद्ध में नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, आप ये देख सकते हैं उनको, सिराजुद्दौला, और ये थे रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और ये था वो बैटल ऑफ प्लासी। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद इनका जो दूसरा हमला था 1757 के बाद, सीधे इन्होंने 7 साल बाद ही बैटल, देखिए बैटल तो बहुत सारे हुए थे, बहुत सारे अंग्रेजों ने चाल चली, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हुए, पर जो चीजें हमारे इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो था दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पे भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जैसे कि मैं बता दूं, अक्टूबर 22 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, जिसमें ब्रिटिश आर्मी थी जिसको लीड कर रहे थे लॉर्ड हेक्टर मुनरो, मतलब लॉर्ड वो लोग बोलते थे, कैप्टन हेक्टर मुनरो उनको लीड कर रहे थे। और इधर जो मीर कासिम थे अपोज में, मीर कासिम जनरली लड़ रहे थे ब्रिटिशर से। अब इनकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले यहां के राजा थे शाहजुद्दुल्ला, शाहजुद्दुल्ला यहां के राजा थे। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया ना कि इन्हीं के दामाद यानी मीर कासिम को ही, शाहदुल्ला को हटा के मीर कासिम को राजा बना दिया। पर मीर कासिम कुछ दिन तक तो के पपेट रहे,
कठपुतली की तरह काम किया, लेकिन बाद में ना उन्हें भी चीजें अच्छी नहीं लगी कि यार ये क्या है, हम राजा है और हम कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, वापस से अपने ससुर और मुगल सल्तनत के जो राजा थे शाह आलम, ये वही मुगल सल्तनत जो सिकुड़ गया था, जो डाउनफॉल हो रहा था, उस समय उनके राजा थे ये शाह आलम, इनके साथ मिलकर कंबाइंड फोर्स के साथ ब्रिटिश आर्मी पे हमला कर देते हैं। और जाहिर सी बात है ये वॉर भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और यहां पे देखिए, यहां पे जैसे ही ये वॉर खत्म होता है, ये बहुत ही यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग मीर कासिम से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करवा लेते हैं 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यह आप लोग को याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये दोनों जो घटनाएं मैंने बताया, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, और जिस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, इसी ने नींव रखी थी हमारे कहानी की नेशनल मूवमेंट की। यही कहानी ने नींव रखी थी नेशनल मूवमेंट की, जो कि चली थी 1870 से लेके 1947 तक। अब बच्चों आप कहेंगे कि ब्रिटिशर्स ने 1765 में तो भैया देश पे तो कब्जा कर लिया था, मतलब बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया था, देश पे कब्जा नहीं किया था, बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया था। तो 1765 से लेके 1870 तक क्या हुआ था? तो देखो बच्चों, उस टाइम पे जनरली 1750 से लेके 1860 तक, यानी 110 साल तक, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऑलमोस्ट सारे इंडिया पे उस 110 साल की जर्नी में ऑलमोस्ट सारे इंडिया पे कैप्चर कर लिया। यहां तक कि जो बगल में बर्मा वर्मा थे, उस सबको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, रूल करने लग गया था, उसको अपना एक कॉलोनी बना लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना जो मेन बेस था उसे बनाया कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 जगह अपना मेन बेस बनाया। और उनकी जो पूरी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी ना, जो मिलिट्री के दम पे पूरे देश पे राज करने की, वो उन्होंने 1850 में कंप्लीट कर लिया। मतलब 110 सालों में ही उन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि हर जगह युद्ध ही हुआ था। एक्चुअली कुछ इंडियन प्रिंसेस, कुछ इंडियन राज्य थे, कुछ इंडियन राजा थे जो ब्रिटिशर्स की ताकत देख के ही उनसे युद्ध नहीं किया और उनसे कहा कि ठीक है भैया, हम आपके अधीन रहेंगे, हमें बस राजा बना के रखना, हम नाम के राजा रहेंगे लेकिन बात आपकी सारी मानेंगे। तो 1750 से लेकर 1860 तक ये पूरी कहानी चलती रही। ठीक है, अब बच्चों हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ कि भैया अंग्रेजों ने जैसे ही मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट खत्म किया, उन्होंने भैया अलग अलग टेरिटरीज और अलग अलग किंगडम बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, उन्होंने नए नए लॉज बनाना शुरू कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, उन्होंने जो पुरानी सभ्यता थी, जो पुराने ट्राइब्स थे, उनकी जो सभ्यता थी, उनको चेंज करना शुरू कर दिया। इवन उन्होंने जो एजुकेशनल चेंजेस थे ना, वो लाना शुरू कर दिया, मॉडर्न एजुकेशन से उसे रिप्लेस करने लग गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो औरतों की कंडीशन थी उस समय इंडिया में, जैसे वुमेन एजुकेशन, एबॉलिशन ऑफ सती, इन सब पे भी काम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने, एक समझ लीजिए देश में चैलेंजेस जो उनके लिए सबसे ज्यादा था, वो था कास्ट सिस्टम। एक्चुअली वो चैलेंज उनके लिए नहीं था, उनके लिए तो सबसे अच्छा मौका था कि उन्होंने कास्ट सिस्टम के थ्रू पहले तो इंडिया में राज किया, उसके बाद कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी लाए। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में ना, मतलब गुस्सा तो था अंग्रेजों के लिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ बैटल ऑफ बक्सर के बाद से। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों के अंदर गुस्सा आने लग गया धीरे धीरे। अंग्रेजों के इतने अत्याचार और इतने चेंजेस के बाद, जो लोगों में चेंजेस ला रहे थे, समाज में चेंजेस ला रहे थे, उनकी एथनिसिटी से उन्हें दूर कर रहे थे, लोगों के अंदर गुस्सा भरने लग गया, जिसका रिजल्ट हमें 1857 के रिवोल्ट में दिखा। और 1857 में कुछ लोगों ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और यहीं से ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज और अंग्रेजों की जो क्रूरता थी वो और बढ़ती गई, जो क्रूरता थी वो और बढ़ती गई। और तो और दोस्तों, यहां पे ही हम अब जानेंगे कि कैसे 1857 के रिवोल्ट ने
कैसे 1857 के रिवोल्ट ने, जिसको मंगल पांडे ने हमारे शुरू किया था, ये मंगल पांडे के अंडर में हुआ था। और आपको इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आमिर खान की मंगल पांडे मूवी देख सकते हैं। इसके बाद कैसे हमारे देश में आजादी की एक मांग उठी, कैसे लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, ये सारी कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और इसको हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे हमारे डे 2 लेक्चर में। और अब हमारा अगला लेक्चर यही होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आज के लिए इतना ही। और डेली जो भी आपको पढ़ाया जाए उसे पढ़ते रहिए। इस लेक्चर के पीडीएफ को पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए आपको क्लाजो एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, जहां पे आपको आज के लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब को फॉलो करना ना भूलिएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में।